नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज बैंकिंग के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम उन स्कीम्स के बारे में देखेंगे जो 2015 और 2016 के बीच में लाई गई थी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं गवर्नमेंट स्कीम। तो टॉपिक शुरू होता है द लिस्ट ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल पीएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी in 2015 and 16 follows as under along with the concerned available logos। तो 2015 और 16 के बीच में ये स्कीम लाई गई थी। इनके लोगों के साथ इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो चलिए एक करके देखते हैं वो स्कीम क्या है। पहली स्कीम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का ये लोगो है। इस स्कीम के बारे में इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2014। ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। टू मेक इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब, इसका मेन मोटो था इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज मल्टीनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर दियर प्रोडक्ट इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया लाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो बाहर की कंपनियां हैं या जो हमारी कंपनियां हैं उनको हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करने का मौका दिया जाए ताकि वो हमारे देश में रह के मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और इस देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। The major objective behind the initiative is to focus on job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy। तो जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था इस इनिशिएटिव को लेने का वो यही था कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम जॉब क्रिएशन पे ध्यान दे सकें, अधिक से अधिक जॉब क्रिएट हो सके और जो हमारी स्किल्ड है उसको और बूस्ट मिल सके, उसको यानी हम और बढ़ा सकें ताकि जो 25 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उसको और ज़्यादा बूस्ट मिल सके और उसमें अधिक से अधिक अवसर मिल सके लोगों को। तो ये सब मोटो था। इसकी वजह से इन सब मोटो को ध्यान में रख के मेक इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था जो 25 सितंबर 2014 को लागू की गई थी। दूसरा है डिजिटल इंडिया। लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ इकनॉमी, इसका मकसद था इंडिया की इकनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना। डिजिटल इंडिया हैज़ 3 कोर कंपोनेंट्स। डिजिटल इंडिया के 3 कोर कंपोनेंट्स थे। ये क्या क्या थे? द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरिंग सर्विसेज डिजिटली, डिजिटल लिटरेसी। तो ये 3 कोर कंपोनेंट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था और जो सर्विस थी उसे डिजिटल करना था। मैक्सिमम जो हमारी सर्विस थी उसे डिजिटली प्रोवाइड करना था और डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना था, लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान बांटना था। इस वजह से इस इनिशिएटिव को लाया गया जिसका नाम था डिजिटल इंडिया। तीसरा है स्किल इंडिया। लोगो भी देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि इसका लोगो कैसा होता है। स्किल इंडिया कई लोग है, कौशल भारत, कुशल भारत, स्किल इंडिया। तो इसको देखिए थोड़ा, इसमें क्या क्या लॉन्च ऑन 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। टू क्रिएट जॉब्स फॉर यूथ ऑफ द कंट्री, इसका मकसद था जो हमारे यूथ हैं उनको अधिक से अधिक जॉब मिल सके। स्किल डेवलपमेंट इन यूथ, यूथ में जो हमारे यंग यूथ है उसमें स्किल डेवलपमेंट हो सके। मेकिंग स्किल अवेलेबल टू ऑल यूथ ऑफ इंडिया, तो मकसद ये था कि स्किल अवेलेबल कराया जाए जितने भी यंग लोग हैं उनके अंदर ताकि उन्हें अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इस वजह से इनिशिएटिव लाया गया था। ये जो स्कीम थी स्किल इंडिया। आगे है स्मार्ट सिटी। ये भी बहुत फेमस स्कीम थी। इसे लाया गया था 2015 में। 29 अप्रैल 2015 को इसे लागू किया गया था। इसमें क्या था कि इन फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। इसका मकसद था कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, 100 स्मार्ट सिटीज़ पूरे इंडिया में डेवलप करेगी। अंडर दिस स्कीम सिटीज़ फ्रॉम ऑल स्टेट्स आर सेलेक्टेड। इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेट को कवर नहीं किया गया, तो हर एक स्टेट से जो सिटीज़ थी उनको कवर किया गया था। ये 2015 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है अनअर्थेंड ब्लैक मनी। एक बिल पास किया गया था। ये क्या है? बिल पास्ड ऑन 14 मई 2015
डिस्क्लोजिंग ब्लैक मनी पनिशमेंट फॉर द ब्लैक मनी होल्डर। ये बिल 2015 में 14 मई को पास किया गया था। इसमें जो ब्लैक मनी जिसके पास थी उसे डिस्क्लोज करना था और जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनसे पनिशमेंट देना था। ये इसका मकसद था। तो ये था अर्थ एंड ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी को छुपा रहे हैं उनके लिए बिल लाया गया था। नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट स्कीम की? छठा है नमामि गंगे। ये भी बहुत फेमस स्कीम थी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। नमामि गंगे क्या था? नमामि गंगे प्रोजेक्ट और नमामि गंगा योजना इज एन एम्बिशियस यूनियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विच इंटीग्रेट्स द efforts to clean and protect the Ganga river in a comprehensive manner। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था या योजना थी, इसका जो काम था वो ये था कि जो हमारी गंगा नदी है उसको पूरी तरह से क्लीन करना और उसे गंदा होने से बचाना। इस वजह से इस स्कीम को लाया गया था। इट इज़ मेड इन बजट द गवर्नमेंट अनाउंस ₹2037 करोड़ टुवर्ड्स दिस मिशन। ये एक ऐसा बजट था जिसमें 2037 करोड़ रुपया इस मिशन के लिए एलोकेट किया गया था। द प्रोजेक्ट इज ऑफिशियली नोन एज इंटीग्रेटेड गंगा कंप्रिहेंशन इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट और नमामि गंगे योजना। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसका ऑफिशियल नाम यही था, ध्यान से देख लिए, नमामि गंगे योजना बोल सकते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम था इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट एम एट गंगा rejuvenation by combining the existing ongoing efforts and planning under it to create a concrete action plan for future। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वही था कि हमें कोई ऐसा प्लान बना पाए जिससे कि परमानेंट गंगा की जो गंदगी है वो दूर हो जाए और फ्यूचर में भी इसमें गंदगी होने की पॉसिबिलिटीज़ ना रहे। तो इस टाइप का कुछ प्लान बनाना इसका मकसद था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका मकसद था कि पूरी तरह से गंदगी को दूर किया जाए। टू हैव क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। तो इसका मकसद था कि 2019 तक 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स फॉर हाउस होल्ड्स कम्युनिटीज़। जो ओपन डिफिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, उसे दूर करने के लिए हर एक जगह पे टॉयलेट बनाना था, हर एक हाउस होल्ड में टॉयलेट बनाना था, जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे भी टॉयलेट प्रोवाइड करना इसका मकसद था, ताकि ओपन डिफिकेशन से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाए। इरेडिकेट मैनुअल स्केवेनिंग इरेडिकेट मैनुअल स्केवेंजिंग। तो अभी भी जो इस तरह की प्रॉब्लम थी कि जो हमारे यहाँ जो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गंदगी को सर के ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह तक उसे फेंकने के लिए जाते थे। इसको भी दूर करना इसका मकसद था, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना है और इसको हम अभी भी इस तरह की गंदगी को साफ़ करने के लिए हम इक्विपमेंट का हेल्प लें, मशीनों की हेल्प लें, ताकि उसमें आदमियों को इन्वॉल्व न किया जाए। इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। हाँ, इसको भी इंट्रोड्यूस करना था कि जो साइंटिफिक तरीके से और मॉडर्न तरीके से जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना था। इनेबल प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द सैनिटेशन सेक्टर। सैनिटेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को और पार्टिसिपेट करने के लिए जगह बनाना था, ताकि उसमें बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। चेंज पीपल्स एटीट्यूड टू सैनिटेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस। जो पीपल्स एटीट्यूड है रिगार्डिंग सैनिटेशन उसको और जागरूक करना था, उसका माइंडसेट बदलना था। जो लोगों का माइंडसेट है सैनिटेशन से उसको पूरी तरह से चेंज करना था और एक अवेयरनेस फैलाना था लोगों के बीच में। इस वजह से स्वच्छ भारत अभियान लाया गया। 8वां है स्वदेश दर्शन। इसमें क्या क्या है देखिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम्स बेस्ड बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। तो एक टूरिस्ट सर्किट को क्रिएट करना था, बनाना था, जिसमें जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना था। अंडर स्वदेश दर्शन द फॉलोइंग 5 सर्किट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट।
5 सर्किट्स डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई की गई थी। नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट। तो इस तरह से 5 सर्किट को आइडेंटिफाई किया गया था ताकि लोगों को स्वदेश दर्शन कराया जा सके। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये भी खोला गया था। ये लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on 22nd January 2015 as a part of the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। The scheme currently provides an interest rate of 9.2% and tax benefit। तो इस स्कीम में 9.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। The account can be opened at any India post office or a branch of some authorized commercial banks। तो इस तरह के अकाउंट कहाँ खोले जा सकते थे? इंडियन पोस्ट ऑफिस, किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते थे या कोई अथराइज्ड कमर्शियल बैंक है वहाँ पे खोला जा सकता था इस तरह का अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो ये छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए बहुत अच्छा एक स्कीम था जिसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा ताकि आप उनकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी रकम जमा कर सकते हो। 10वां बाल स्वच्छता मिशन, ये क्या था? ये लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2014 को। अवेयरनेस अबाउट क्लीनिंगनेस ऑफ चिल्ड्रन, इसमें बच्चों की सफाई, को साफ़ सुथरा रखने के लिए अवेयरनेस फैलाना था ताकि लोगों का ध्यान बच्चों पे जाए और उनकी सफाई का ध्यान रखा जा सके। 11 है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये है इसका लोगो, बहुत फेमस लोगो है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें क्या, ये लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। इसमें था टू गिव फाइनेंशियल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसमें जो वीकर सेक्शन सोसाइटी की थी उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है? लॉन्च हुआ था 9 मई 2015 को। एलिजिबिलिटी क्या? अवेलेबल टू पीपल इन एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स विद बैंक अकाउंट। ये स्कीम उन सब के लिए अवेलेबल है जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है और उनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। प्रीमियम 12 रुपये पर एनम, हर साल में आपको 12 रुपये का प्रीमियम भरना होगा इसमें। पेमेंट मोड क्या है? प्रीमियम विल बी डायरेक्टली ऑटो डेबिटेड बाय द बैंक फ्रॉम द सब्सक्राइबर अकाउंट। दिस इज़ द ओनली मोड अवेलेबल। इसमें सिर्फ एक ही मोड है कि आपके पास पहली बात तो अकाउंट होना चाहिए और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। 12 रुपये साल में एक बार कटेगी। रिस्क कवरेज क्या है? फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुली डिसेबिलिटी 2 लाख एंड फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी 1 लाख। तो अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जा रही है या आप पूरी तरह से डिसेबल हो जा रहे हो तो आपको 2 लाख का कवर मिलेगा और पार्शियल डिसेबिलिटी हो रही है तो आपको 1 लाख का कवर मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? एनी पर्सन हैविंग ए बैंक अकाउंट एंड आधार नंबर लिंक टू द बैंक अकाउंट कैन गिव ए सिंपल फॉर्म टू द बैंक every year before 1st of June in order to join the scheme. Name of the nominees to be given in the form। तो कोई भी पर्सन जिसका बैंक अकाउंट है और जिसका आधार नंबर है और वो आधार नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो इस तरह के फॉर्म को भर सकता है। हर साल भरना, अच्छा हर साल क्या होगा? एवरी ईयर बिफोर 1st जून इन द ऑर्डर टू ज्वाइन द स्कीम। तो एक सिंपल फॉर्म भर के दे देगा। हर साल 1 जून को ये स्कीम लागू हो जाती है और उस दिन पैसे कट जाएंगे। तो उस दिन अगर आपके पैसे ऑटो डेबिट हो जा रहे हैं आपके खाते से तो स्कीम ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लागू हो गई है। और इसमें नॉमिनीज का नाम भी देना होता है ताकि अगर कोई दिक्कत आए और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल सके। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। मेन एम क्या था? टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर सर्विस मीन फॉर गर्ल्स, चाइल्ड एंड वुमेन। तो इसका जो मेन मकसद था कि जो वेलफेयर सर्विसेज हैं उसमें अवेयरनेस फैलाना था, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना था ताकि वो गर्ल, चाइल्ड और वुमेन को एजुकेट कर सकें। उनकी अवेयरनेस के लिए
इसमें अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाना मकसद था, ताकि लोग जागरूक हो सकें और बेटियों और औरतों पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को। इट वाज लॉन्च्ड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स। ये जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रख के अटल पेंशन योजना लागू की गई थी, और ये भी बहुत अच्छी योजना है। इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट आपके अकाउंट से कटता रहेगा हर साल, हर महीने कटेगा, और आपको फिर 60 साल होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी। तो इसमें पेंशन की फैसिलिटी है। इसमें मिनिमम पेंशन एक हज़ार है और मैक्सिमम पेंशन 5000 है। तो 1000 से 5000 के बीच की आप कोई भी पेंशन ले सकते हो। उसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीने कटता रहेगा। ये 60 साल तक कटेगा, और 60 साल के बाद आपको कंटिन्यू पेंशन मिलती रहेगी। तो ये भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बेहतर स्कीम थी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा ऐसा महसूस करता था कि उनको पेंशन नहीं मिल पाती है, तो उनके पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई थी, जिसका नाम था अटल पेंशन योजना, जो आज भी बहुत सक्सेसफुली चल रही है। 15वां है हृदय। हृदय क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम। इसका पूरा नाम है हृदय का, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये क्या है? हृदय वॉज लॉन्च्ड ऑन 21 जनवरी 2015। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप हेरिटेज सिटीज़। इसमें हेरिटेज सिटीज़ को डेवलप करना ही मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। 2015 में लागू की ये योजना को लागू किया गया था 21 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी एक बहुत अच्छी योजना है जो आज भी चल रही है धड़ल्ले से। आज भी एक काफ़ी हद तक सक्सेस है। इसमें क्या क्या देखिए। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015। 9 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम बाय गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट आपको लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम देती है। एलिजिबिलिटी क्या है? अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स। इसमें 18 से 50 साल के बीच के लोगों को कवर किया गया है। हैविंग ए बैंक अकाउंट, जिनका बैंक अकाउंट है उनको कवर किया गया है। पीपल हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स कैन हाउएवर कंटिन्यू टू हैव द रिस्क ऑफ लाइफ कवर अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अच्छा, इसमें 50 ईयर्स तक के लिए है, लेकिन इसमें लाइफ कवर आपको 55 ईयर्स तक दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रीमियम की पेमेंट है वो कैसे हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये 18 से 50 साल के लोगों के लिए ये स्पेशली कवर की गई है योजना। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रीमियम है 330 रुपये पर एनम। एक साल में आपको 330 रुपये भरना होता है। इट विल ऑटोमेटिकली डेबिट इन वन इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट में आपके अकाउंट से कट जाएगा। पेमेंट मोड क्या होगा? पेमेंट ऑफ प्रीमियम विल बी डायरेक्टली ऑटो डेबिटेड बाय बैंक फ्रॉम द सब्सक्राइबर अकाउंट। इसमें जो सब्सक्राइबर रहेगा उसके अकाउंट से डायरेक्ट ऑटो डेबिट हो जाएगी प्रीमियम 330 रुपये का हर साल। रिस्क कवरेज क्या? 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी रीज़न। किसी भी रीज़न से अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो नॉमिनीज है उसे 2 लाख रुपया मिल जाएगा। टर्म ऑफ रिस्क कवरेज, इसमें टर्म क्या है? ए पर्सन हैज़ टू ऑप्ट फॉर द स्कीम एवरी ईयर। एक पर्सन हर साल इस स्कीम को ले सकता है। ही कैन ऑल्सो प्रेफर टू गिव ए लॉन्ग टर्म ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूइंग इन विच केस हिज अकाउंट विल बी ऑटो डेबिटेड एवरी ईयर बाय द बैंक। इसमें एक चीज़ और है, या तो हर साल ले सकता है या क्या कर सकता है कि वो एक तरह का ऑप्शन दे सकता है बैंक को कि इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखना है। तो इसमें क्या होगी कि ऑटो डेबिट उसके अकाउंट से हर साल 330 रुपये का ऑटो डेबिट हो जाएगा और वो स्कीम कंटिन्यू हो जाएगी। हु विल इम्प्लीमेंट दिस स्कीम? कौन इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है? The scheme will be offered by Life Insurance Corporation and all other life insurance who are willing to join the scheme and tie up with bank for this purpose. तो इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो हो या दूसरे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी इस स्कीम को अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैंक के साथ टाई अप कर सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मुद्रा बैंक योजना, ये क्या है? मुद्रा बैंक योजना का ये है लोगो, ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
इट वॉज लॉन्च ऑन 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो स्मॉल बिजनेसेस है उससे लोन प्रोवाइड किया जाए। इस वजह से मुद्रा योजना लाई गई थी। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई थी, शिशु और एक तरुण थी और एक है किशोर। तो इस 3 तरह की इसमें कैटेगरी है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की लोन प्रोवाइड की जाती है स्मॉल बिजनेसेस को। कृषि आमदनी बीमा योजना, ये क्या है? स्कीम फॉर फार्मर्स। तो ये जो कृषि आमदनी बीमा योजना है, ये किसानों के लिए योजना है। 19 प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, ये क्या है? टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल फील्ड इन द कंट्री। तो प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, इसका मकसद क्या है? टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल फील्ड इन द कंट्री। जो जितनी भी खेती की ज़मीन है कंट्री में, उनको वाटर प्रोवाइड करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड अमलगमेटिंग ऑनगोइंग स्कीम विज। तो इसको इस हिसाब से बनाया गया था, क्या था? एसिलेटेड इंटीग्रेशन बेनिफिट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज on farm water management component of national mission on sustainable agriculture of department of agriculture and cooperation। तो इन सब को मिक्स करके योजना बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और क्या था? PMKSY is to be implemented in an area development approach adopting decentralized state level planning and projectized execution allowing the states to draw their irrigation development plans based on district blocks plans with a horizon of 5 to 7 years. States can take up project based on the district's state irrigation plan। तो इसमें स्टेट छोटे छोटे लेवलों पे इस तरह के प्लान को ले सकते थे, 5 से 7 साल का टाइम पीरियड लेके, जिसमें वो अपने एरिया को अपने एरिया में इस तरह की जो स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, इसको लागू कर सकते थे। लागू करके छोटे छोटे ब्लॉक, छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करके उसे इस योजना का लाभ दे सकते थे। इस वजह से इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी योजना काफ़ी फेमस हुई थी। ये लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। ईच MP टू डेवलप 3 विलेज बाय 2019। तो हर एक MP को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लगभग कम से कम 3 अपने जो गांव हैं उनको डेवलप करें। अपने एरिया में जो गांव आते हैं उनको डेवलप करना था। ये 2019 तक का टारगेट उनको दिया गया था। प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसको क्या था? 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज। तो इसमें जो रूरल एरियाज में जो यूथ रहते थे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इस योजना का मेन मकसद था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका क्या मकसद था? टू प्रोवाइड पावर इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो जो हमारे रूरल एरियाज है, जो गांव है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, इसका मकसद था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। इसमें क्या क्या है? महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना इज ए स्पेशल सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच इंक्लूड्स पेंशन्स एंड लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स फॉर द ओवरसीज इंडियन वर्कर्स इन पोजीशन ऑफ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट्स। तो ये उन लोगों के लिए था जो फॉरेन्स में जाके, जो दूसरे देशों में जाके काम करते थे, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे रह के काम करते थे, उनको कवर किया गया था इस योजना में। इट इज़ ए वॉलेंटरी स्कीम डिजाइन्ड टू हेल्प वर्कर्स टू मीट देयर 3 फाइनेंशियल नीड्स: सेविंग अप रिटायरमेंट, सेविंग अप देयर रिटर्न एंड रीसेटलमेंट, एंड प्रोवाइडिंग फ्री लाइफ इंश्योरेंस, ऑफरिंग कवरेज ऑफ
फॉर डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉजेज। तो ये उन वॉलेंटियर को लिए था जो कि लगभग वापस आने के बाद, जब वो काम ख़त्म करके जो एज सर्टेन एज के बाद जब वापस आएंगे तो पूरी तरह से सेटल होगी, उनको ध्यान में रख के इस स्कीम को लाया गया था। इसमें 3 चीज़ों को कवर किया गया था, 3 फाइनेंशियल नीड थी उसको कवर किया गया था। एक सेविंग अप रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना, ये इसका मकसद था। सेविंग अप दी रिटर्न एंड रीसेटलमेंट, ताकि वो जब वापस आ सके दूसरे देशों से और रीसेटलमेंट हो तो उनके लिए एक अच्छे पैसे सेविंग में हो जाए। और तीसरा था प्रोवाइडिंग फ्री लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्ड कवरेज फॉर डेथ एंड नेचुरल कॉजेज। तो उनको एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस दिया गया था। अगर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, किसी भी तरह से, या नेचुरल कॉज की वजह से डेथ होती है या एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उसमें उनको फ़ायदा मिल सके। ये इस योजना का मेन मकसद था। नेक्स्ट है इंद्रधनुष स्कीम। ये क्या था? मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिसंबर 25, 2014, 25 दिसंबर 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। द मिशन इंद्रधनुष डिपिक्टिंग 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इसमें जो रेनबो के 7 कलर्स हैं उसको ध्यान में रख के इसका नाम दिया गया था मिशन इंद्रधनुष। एम टू कवर ऑल दोज चिल्ड्रेन बाय 2020 हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट 7 वैक्सीन्स preventable diseases which includes diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, ट्यूबरक्लोसिस, मेसल्स, हेपेटाइटिस बी। तो ये जो 7 बीमारियां हैं, इनसे बचाने के लिए इस छोटे बच्चों को बाय 2020 तक कवर किया गया था, इन 7 बीमारियों से बचाने के लिए, इसलिए इसका नाम मिशन इंद्रधनुष दिया गया। नेक्स्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये भी काफ़ी फेमस स्कीम हुई थी रूरल इंडिया में। इसमें देखिए क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज ए स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2015। 2015 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट प्लान्स टू इश्यू सॉइल कार्ड टू फार्मर्स विच विल कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड fertilizers required for individual farms to help farmers to improve productivity through judicious use of inputs। तो बेसिकली इसमें गांव के किसानों को इस तरह की फैसिलिटी दी गई कि वो अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से डिसाइड कर सके कि उनको कितने फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या उनकी मिट्टी में अभी है और क्या क्या उसमें डालने की ज़रूरत है, ताकि वो अधिक से अधिक पैदावार कर सकें। तो साइंटिफिक तरीके से खेती कर सके, इस वजह से इस स्कीम को लाया गया था, ताकि उनकी पैदावार और बढ़ सके, ताकि किसानों को इससे फ़ायदा हो सके। ऑल सॉइल सैंपल्स आर टू बी टेस्टेड इन वेरियस सॉइल टेस्टिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री। इसमें इस तरह से फैसिलिटी बनाई गई थी कि जो देश में बहुत सारे लैब हैं हमारे, जिसमें मिट्टी की जांच होती है, वहाँ पे उनकी मिट्टी का सैंपल ले जाया जाए और उनकी टेस्ट किया जाए और ये पता किया जाए कि इस मिट्टी में किस किस चीज़ की कमी है, और जिसकी कमी हो उसे उस तरह की खाद उसमें डाली जाए और उसकी कमी को दूर किया जाए, ताकि वहाँ पैदावार बेहतर हो सके। Thereafter the experts will analyze the strength and weakness of the soil and suggest measures to deal with it। जो एक्सपर्ट है वो उसकी जांच करेंगे और बताएंगे कि इसमें इसकी खूबियाँ क्या है, इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या कमियाँ हैं। तो जो कमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, वो भी वो उससे सजेस्ट करेंगे उस किसान को। द रिजल्ट एंड सजेशंस विल बी डिस्प्लेड इन द कार्ड। तो जो रिजल्ट और सजेशन होगा उस कार्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा। द गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू द कार्ड टू 14 करोड़ फार्मर्स। तो गवर्नमेंट का प्लान था कि इस तरह के कार्ड लगभग 14 करोड़ जो हमारे किसान उनको इशू किया जाए, ताकि उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। तो किसानों के लिए एक बेहतर स्कीम थी। इस स्कीम का नाम था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्या है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम। इसमें क्या किया गया था, फॉर विक्टिम्स ऑफ मुजफ्फरनगर के जो दंगे के जो विक्टिम्स थे उनको इसमें कवर किया गया था इस स्कीम में, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम, ताकि उनको पेंशन दिया जा सके।
उड़ान स्कीम, ये क्या है? टू प्रोवाइड स्किल टू यूथ ऑफ इंडिया। उड़ान स्कीम है टू प्रोवाइड स्किल टू यूथ ऑफ इंडिया। तो जो यूथ ऑफ इंडिया था उनको स्किल प्रोवाइड करना इस स्कीम का मेन मकसद था। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये क्या है? द मिशन एम टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल ग्रोथ। तो इसका जो मेन था आर अर्बन रूरल अर्बन मिशन, कुछ ऐसा है। तो इसका जो एम था कि जो रूरल ग्रोथ है उसको और डेवलप किया जा सके। क्लस्टर्स विच हैव लैटेंट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विच वुड ट्रिगर ओवरऑल डेवलपमेंट इन द रीजन। तो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना इस स्कीम का मेन मकसद था, ताकि जो हमारी पोटेंशियल जो छुपी हुई है रूरल एरिया में उसको और डेवलप किया जा सके, ताकि ग्रोथ में वो भी भागीदार बन सके, जिससे एक जो डेवलपमेंट है उस रीजन को उसको और बूस्ट मिल सके और तेज़ी से डेवलपमेंट वहाँ का हो सके। These clusters would be developed by provisioning of economic activities, developing skills and local entrepreneurships and providing infrastructure amenities। तो इसका जो मेन मकसद था कि उनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, लोकल लेवल पे उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो डेवलपमेंट में अपने आप को उस लायक बना सकें और डेवलपमेंट में भागीदार बन सकें। द आर अर्बन मिशन विल दस डेवलप ए क्लस्टर ऑफ स्मार्ट विलेज। तो इसका जो मेन मकसद था वो था कि इसको इस टाइप से डेवलप किया जाए कि एक स्मार्ट विलेज बन सके, ये जो गांव है वो एक स्मार्ट विलेज बन के उभर सके, इस तरह से इसे डेवलप करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम, ये क्या था? लॉन्च ऑन 16 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। किसान विकास पत्र, ये लॉन्च किया गया था 2014 में। सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम थी, एक सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम दी जाएगी। नेक्स्ट है 31 अमृत, ये क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्लियर JNNURM इसका नाम था। तो इसका मकसद क्या था कि जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको और बढ़ाया जाए, इस वजह से अमृत लाया गया। नेक्स्ट है प्रसाद, ये क्या है? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एट पिलग्रिम्स प्लेसेस। जो हमारे जहाँ पे हमारे जो हमारे देश के लोग हैं जो दर्शन करने के लिए कहीं पे जाते हैं तो उनको रुकने के लिए एक यात्री निवास, यानी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग दर्शन करने के बाद रुकने के लिए अगर जाते हैं तो ऐसी कोई जगह होती है जिसे हम पिलग्रिमेज प्लेसेस बोलते हैं। यानी उसको हम अगर ढंग से बोले तो जो दर्शन के लिए लोग जुटते हैं जहाँ पे, तो दर्शन अभिलाषी जो होते हैं उनके लिए एक बेहतर प्लेस होता है जहाँ पे वो रुकते हैं दर्शन करने के बाद, और आराम करने के बाद फिर से वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ वो बहुत ही कम मात्रा में है, जिसको और पुस्टअप करने की ज़रूरत है, जिसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसी को ध्यान में रख के इस स्कीम को लाया गया, ताकि इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आज भी बहुत ही ख़राब कंडीशन में, उसको और बेहतर किया जा सके, जिससे जो यात्री आते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए वो उसमें रुक सकें और आराम से दर्शन करके एक कंफर्टेबल प्लेस पे अपने आप को आराम दे सकें और फिर से दूसरे दर्शन के लिए निकल जाए। तो इस वजह से इस स्कीम का नाम प्रसाद रखा गया, ताकि एक से एक प्रसाद की तरह देखा जाए, ताकि वहाँ पे लोग आएँ और आराम करें और फिर वापस अपने घर चले जाएं। अंडर प्रसाद इनिशियली 12 cities have been identified, namely अजमेर, अमृतसर, अमरावती, द्वारका, गया, केदारनाथ, कामाख्या, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी एंड वेलंकन्नी। तो इस तरह से 12 सिटीज़ को इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि 12 सिटीज़ के जो तीर्थयात्री हैं जो वहाँ पे रुकेंगे दर्शन के बाद, उनके लिए एक बेहतर प्लेस बनाया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की डेट में बहुत ही जर्जर कंडीशन में, उसे फिर से बेहतर किया जा सके। इस वजह से इस स्कीम को लाया गया और इसमें ऑलरेडी 12 सिटीज़ को कवर किया गया है।
Both of these Prasad and Swadesh Darshan scheme were launched together to promote tourism and development cultural places. तो इसको जो दोनों स्कीम थी इसको एक ही साथ लॉन्च किया गया। इसका मकसद ये था कि जो हमारे देश का टूरिज़्म है उससे और जो कल्चरल प्लेसेस है उससे और डेवलप किया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये क्या है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था। इट इज़ ए न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू बूस्ट फार्मिंग सेक्टर्स इन द कंट्री। जो हमारे देश के फार्मिंग सेक्टर हैं उनको और बूस्ट देने के लिए, उनकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको बूस्ट देने के लिए इस स्कीम को लाया गया। इट इज़ फार्मर्स वेलफेयर स्कीम, ये किसानों की वेलफेयर की स्कीम है। The scheme aims to reduce the premium burden on farmers and ensure early settlement of crop insurance claims for the full insured sum। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो किसानों के ऊपर जो लोड आ रहा था प्रीमियम बर्डन का उसे कम किया गया और कोशिश की गई है कि जो इंश्योर्ड सम है जितने का इंश्योरेंस हुआ है वो पूरा अमाउंट पूरी तरह से जल्दी सेटलमेंट हो सके ताकि फार्मरों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। अटल इनोवेशन मिशन एंड सेतु इन नीति आयोग, ये क्या है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन इन नीति आयोग। तो यूनियन कैबिनेट इसे अप्रूव किया। पहला था अटल इनोवेशन मिशन, दूसरा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन इन नीति आयोग। नीति आयोग में टैलेंट यूटिलाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को अप्रूव किया गया। दिस मूव सीक टू गिव substantial boost to the innovation ecosystem and to catalyst द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन द कंट्री। तो एक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लाया गया और एक जो कंट्री में आज तक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की जो कमी थी उसको भी बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लाया गया। एम डायरेक्टरेट विल बी इस्टेब्लिश दैट विल हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन एक्टिविटीज़ इन ए फोकस्ड मैनर। तो इसको एक फोकस्ड मैनर में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिसे इम्प्लीमेंट किया गया। इट्स हेडक्वार्टर विल बी इन न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। नीति आयोग विल हायर मिशन डायरेक्टर एंड अदर अप्रोप्रिएट मैन पावर। तो नीति आयोग क्या करेगा? मिशन डायरेक्टर और दूसरे जो अप्रोप्रिएट मैन पावर है उसको हायर करेगा। मिशन हाई लेवल कमेटी विल गाइड द मिशन। जो हाई लेवल कमेटी होगी मिशन की वो पूरे मिशन को गाइड करेगी। It will take all discussions relating to approval of requisite guidelines and implementation of various elements of AIM and सेतु। तो जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स होंगे उसको एम और सेतु के जो बहुत सारे एलिमेंट होंगे उसको पूरी तरह से गाइड करेगी और उसे समय से इम्प्लीमेंट करेगी। इसके लिए एक पर्टिकुलर टीम बनाई गई जो इसका डिसीजन लेगी कि इसे कैसे गाइड करना है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे। नेक्स्ट क्या है? नेशनल आरयू अर्बन मिशन। ये क्या है? यानी रूरल अर्बन मिशन है। दिस इज़ द लेटेस्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये मोदी के द्वारा लेटेस्ट स्कीम लॉन्च की गई थी। नेशनल रूरल अर्बन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई थी। द मिशन ऑल्सो डब्ड एज श्याम प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन। तो इसका जो नाम दिया गया वो श्याम प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन नाम दिया गया। एम टू स्पर सोशल इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज बाय डेवलपिंग ए क्लस्टर ऑफ 300 स्मार्ट विलेज ओवर द नेक्स्ट 3 years अक्रॉस द कंट्री। जैसे 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात की गई थी वैसे 300 स्मॉल विलेज की भी बात की गई बाद में, ताकि जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली रूरल एरिया में उसे और बूस्ट दिया जा सके। ये 3 साल का टाइम पीरियड इसके लिए दिया गया। उत्कर्ष बांग्ला स्कीम वेस्ट बंगाल में स्कीम लॉन्च की गई। ये क्या है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द उत्कर्ष बांग्ला स्कीम with an aim to providing vaccination vocational training to school dropout।
इसमें उन बच्चों पे फोकस किया गया जो स्कूल से ड्रॉप आउट थे, जो किसी भी कारणवश किसी भी मजबूरी में आके स्कूल को छोड़ देते हैं, छोड़ के बाहर जाके काम करते थे। उनको कवर करने के लिए उत्कर्ष बांग्ला स्कीम लाई गई। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इन कोलकाता में। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस स्कीम को कोलकाता में लॉन्च किया था। ऑन दिस ओकेजन सी ऑल्सो रिलीज्ड ए बुक ऑन उत्कर्ष बांग्ला। इस अवसर पे उन्होंने एक बुक भी रिलीज़ की थी। की फीचर्स ऑफ स्कीम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गिव vocational training to school dropout by providing training ranging from 400 to 1200 hours free of charge। तो उन बच्चों को इसमें कवर किया गया जो स्कूल छोड़ चुके थे किसी भी कारणवश, और उनको 400 से 1200 घंटे की फ्री ट्रेनिंग दी गई थी, इस स्कीम के अंतर्गत देनी थी, जो फ्री ऑफ चार्ज था, जिसके लिए कोई पैसे पे नहीं करने थे। नेक्स्ट 37 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये क्या था? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ए न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू बूस्ट फार्मिंग सेक्टर इन द कंट्री। जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। इसका मकसद था कि जो फार्मिंग सेक्टर है उसको और बूस्ट दिया जा सके। इट इज़ फार्मर्स वेलफेयर स्कीम दैट एम्स टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर्स एंड इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप एश्योरेंस क्लेम्स फॉर द फुल इंश्योर्ड सम। ये हमने पहले भी देख लिया था, इसे हम फिर से एक बार देख रहे हैं। इसका मेन मकसद था कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो प्रीमियम बर्डन है उसको कम किया जाए और ये मेक श्योर किया जाए कि उनका जो फुल जो सम इंश्योर्ड अमाउंट है वो उन्हें जल्दी से जल्दी मिल सके। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये क्या है? The Stand Up India scheme is being launched to promote entrepreneurship among people from scheduled caste, scheduled tribes and women who will provide it loans starting from ₹10 lakhs to ₹100 lakhs। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत क्या था कि इसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लोग हैं या जो औरतें हैं उनको लोन दी जाए 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का, ताकि वो अपने लिए कोई बिजनेस सेटअप कर सकें। कंपोजिट लोन बिटवीन 10 lakhs एंड अप टू 1 crore विल बी प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज। तो जो हमारे स्टार्टअप की कंपनी थी उनके लिए इस तरह की फैसिलिटी दी गई कि उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है ताकि वो नया बिजनेस सेटअप कर सकें। डेबिट कार्ड फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसके लिए जो एटीएम कार्ड की जो फैसिलिटी की गई डेबिट कार्ड की, वो रुपए कार्ड होगा जिसके थ्रू आप इस जो लोन अमाउंट है इसको विड्रॉल कर सकते हो। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ये क्या है? द ग्राम उदय से भारत उदय अभियान बिगेन ऑन April 14 फ्रॉम MHOW इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के मऊ में इसे लॉन्च किया गया अप्रैल 2014 को ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे इसे लॉन्च किया गया अप्रैल 2014 को। 14 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया था। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान एम 2, इसका एम क्या था? इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन द पंचायत राज अक्रॉस द कंट्री। तो जो हमारे रूरल लाइवलीहुड है, जो उनका जीवन है गांव वालों का, उनको और डेवलप करना था, उनको इम्प्रूव करना था और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था, ये एक मकसद था। दूसरा था कि जो पंचायत राज अक्रॉस द कंट्री उससे और मजबूत करना था, ये इसका मकसद था। इस वजह से इसे अप्रैल 14 अप्रैल को इसे लागू किया गया था। ये थी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, उस अवसर पर इसे लागू किया गया और इसका नाम था ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। नेक्स्ट क्या है? इसके कुछ की फीचर्स है वो देख लेते हैं। और क्या क्या? इंक्रीज सोशल हारमोनी, जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक हारमोनी इंक्रीज करना, ये भी इसका मकसद था। क्रिएट अवेयरनेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, स्कीम विल बी शेयर्ड, फोस्टर फार्मर्स प्रोग्रेस। तो जो हमारे किसान थे उनकी बहुत तेज़ी से तरक्की हो सके, इसको भी ध्यान में रखा गया। की फैक्ट्स क्या है? भीमराव अंबेडकर 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उस मौके पे इसे लागू किया गया।
पंचायती राज डे था 25 अप्रैल 2016 को। पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2016। मऊ मध्य प्रदेश इस डॉक्टर अंबेडकर बर्थ प्लेस। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो बर्थ प्लेस था मऊ, ये मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसे लागू किया गया। हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ दलित एमंग इंडियन स्टेट्स। फर्स्ट पंजाब 32%, सेकेंड उत्तर प्रदेश 21%। दलित कंस्टिट्यूट 16% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। दलित पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के 16% है पूरे देश में। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसे लागू किया गया। ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ PMUY, ये क्या है? 5 crore LPG connection will be provided to BPL families with a sector of rupees with a support of rupees 1600। तो 5 करोड़ LPG कनेक्शन देने थे BPL फैमिलीज़ को। इसमें सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 1600 का, 1600। तो 1600 रुपये का सपोर्ट दिया जा रहा था, यानी 1600 रुपये के सपोर्ट से 5 करोड़ LPG कनेक्शन BPL फैमिलीज़ को देना था। कनेक्शन विल बी गिवन इन द नेम ऑफ वीमेन बेनिफिशरीज। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो कनेक्शन दिया जाएगा कोई वीमेन बेनिफिशरी होगी उसी के नाम पे दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज विल बी मेड इन द कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अब BPL फैमिली कौन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट थी और जो यूनियन टेरिटरीज थी उससे कंसल्टेशन करके करना था। EMI फैसिलिटीज़ फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ स्टॉप्स एंड रिफिल कॉस्ट। अच्छा, जो स्टॉप लेना था या जो रिफिल कॉस्ट होगी इसकी भी EMI फैसिलिटी दी गई थी ताकि आप EMI के द्वारा इसकी पेमेंट कर सको। तो ये रही टोटल स्कीम। टोटल 40 स्कीम थी जो लागू की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसे अभी तक हमने कवर किया। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं किसी नए स्कीम के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।